अगर किसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, अगर किसी भी चीज में, अगर किसी भी तरह से जब आप इनफर्टाइल कपल को मदद कर रहे हैं, उसमें आप सेकेंडरी oocyte को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो याद रखिए, जो रिलीज होता है फीमेल में एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, इट इज सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। सो अगर आप सेकेंडरी oocyte को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ART है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे ART नहीं कहते। सो हम ये कह रहे हैं कि हम ART तब कहेंगे जब सेकेंडरी oocyte मैनिपुलेट होगा। सो अगर आप खाली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो वो ART नहीं है। वो खाली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमन का डिपोजिशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट ART। ART कहने के लिए सेकेंडरी oocyte को क्या करना है बेटे, मैनिपुलेट करना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, मान लीजिए कि मेल और फीमेल जो कपल आपके पास आया है, आपको यह पता है कि मेल में सीमन एनालिसिस विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अगर कॉज बेटे इनफर्टिलिटी का मेल में है तो। सो जनरली डिक्टम यह है कि कपल में पहले, अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑब्वियस, हम सबसे पहले मेल को इवेल्युएट करते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट है सीमन एनालिसिस। आपको पता है कि मेल में जो इनफर्टिलिटी है वो प्राइमरीली नंबर पे डिपेंड करती है। सो इसका मतलब ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है, एजूस्पर्मिया तो नहीं है। सो मान लीजिए, इसीलिए हमने कहा कि आपने मेल को इवेल्युएट किया और मान लीजिए ओलिगोस्पर्मिया ये सीमन एनालिसिस में आया, स्पर्म प्रेजेंट है और हम ये कह रहे हैं कि स्पर्म प्रेजेंट है लेकिन उनका काउंट क्या है, कम है। अब बताइए आप क्या एडवाइस करेंगे। आपके पास एक कपल आया, वो इनफर्टाइल है, आपने मेल से ये कहा कि आप सीमन एनालिसिस पहले करा के आइए, अगर वो ठीक होगा तो बाकी जांच बाद में करेंगे। तो वो सीमन एनालिसिस का जो टेस्ट आया उसमें मेल में हमने क्या देखा कि ओलिगोस्पर्मिया है। आप सबसे पहले क्या एडवाइस करेंगे, सबसे पहले क्या एडवाइस करेंगे, ध्यान से समझिए। आपको मैंने डॉक्टर बना के कुर्सी पे बैठा दिया है, मरीज के पास पता नहीं कितने पैसे हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिए कि आप सबसे पहले क्या एडवाइस करेंगे। सो मैं ये कह रहा हूं कि हम ये करेंगे कि हाँ, स्पर्म है, इन स्पर्म को प्रोसेस किया, ध्यान से देखिए, इन स्पर्म को प्रोसेस किया और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ सीमन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और ये क्योंकि आप ये कर रहे हैं और ये सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं हो रहा है तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मोस्टली आप सबसे पहले IUI करेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सर्विक्स वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्पर्म्स को क्रॉस करने के लिए। इसीलिए अगर आप इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो जो कैनुला है वो सर्विक्स के बियॉन्ड जाकर के यूट्रस में इंसेमिनेशन होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर जो सर्विक्स है उसको आपने क्रॉस करना है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि ये उस टाइम करना जब ओव्यूलेशन हो रहा हो। पहले से फीमेल को इवेल्युएट कर लेना कि ओव्यूलेशन का टाइम है ये। आप बड़े आसानी से अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देख सकते हैं कि हाँ इस टाइम ओव्यूलेशन का, क्योंकि आपको पता है कि आपने तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन ये अगर इंसेमिनेट कर दिया और ओव्यूलेशन 14 डे हो रहा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस टाइम पर करना है जिस टाइम पर सेकेंडरी oocyte के फेलोपियन ट्यूब में होने की प्रोबेबिलिटी आपको पक्के तौर पे पता है वो वहां पर है। एंड दैट इज व्हाई अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आप जानते हैं एक नैरो विंडो होती है फर्टिलाइजेशन की। और क्यों सर्विक्स के बियॉन्ड किया बेटे, ये भी बात आपको समझ में आ गई कि ये वो जगह थी जो सबसे बड़ा बैरियर था। अब मान लीजिए वो एजूस्पर्मिया आ गया। सो मुझे बताइए दोबारा, अब आप बिल्कुल डॉक्टर की तरह सोचिए और मुझे ये बताइए, एजूस्पर्मिया, आपके पास एक पेशेंट, आपका वो जो पेशेंट है वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके आया, उसमें स्पर्म काउंट 0 है। आप क्या एडवाइस करेंगे बताइए। तो मुझे बताओ कि इसके पास तो है ही नहीं स्पर्म, तो आप क्या डोनर की बात कर रहे हैं। हाँ अब आई ना बात समझ में, तो बताओ ना पूरी बात, है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सर हम एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर कर सकते हैं। सो ये क्या था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड। यहां पर बेटे एजूस्पर्मिया है तो यू कैन गो फॉर बेटे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज देखिए बेटे, क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बार इस कपल को इसके बारे में भी बोलना चाहिए, एडॉप्शन, दिमाग लगाइए।
क्या नहीं लगता बेटे एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपका ये भी एक बेटे इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक बार उनको सजेस्ट जरूर करेंगे कि अडॉप्ट कर लें, किसी बच्चे की जिंदगी भी सुधर सकती है। राइट? कहीं लिखा है एनसीईआरटी में अडॉप्शन, कहीं सजेस्ट कर रही है एनसीईआरटी? यस, ध्यान से देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि एडॉप्शन हम एज अ जिम्मेदार बहुत बेटे, देखिए आप डॉक्टर बन के अपने आप को बुद्धिजीवी कहने शुरू करेंगे, इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोसाइटी, और इंटेलिजेंस फिर तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना बेटे। चलो नीट में नहीं करनी, ठीक है, वो सीधा सीधा एग्जांपल पूछ रहे हैं बायोलॉजी में, चलो हमारी बात समझ में आ गई कि सर मैंने सोचा का कोई रोल ही नहीं है नीट में, तो बिल्कुल ठीक है, मैंने सोचा का -1 आता है ना बेटे। सीधा सीधा एनसीईआरटी पढ़ के जाओ और उसे बेटे वहां पे उगल दो, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं एग्री करता हूं। लेकिन बेटे जिस दिन आप प्रैक्टिस करेंगे उस दिन तो इंटेलिजेंस आप कहेंगे, लोग कहते हैं आप एक समाज के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बनने वाले हैं, आपसे लोग सलाह पूछने आएंगे, और आप उस टाइम थोड़ी किताब खोलेंगे कि लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें। सो मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल ठीक कहा कि हमें एडॉप्शन के लिए एडवाइस जरूर कर देना चाहिए। यस, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर भी हमारे पास एक टेक्निक है। सो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए प्रॉब्लम फीमेल में, मान लीजिए प्रॉब्लम फीमेल में, और फीमेल में प्रॉब्लम ये है कि इसको पीआईडी हुआ। आपको पता है बेटे इसकी फुल फॉर्म क्या है, बताइए व्हाट इज पीआईडी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो फीमेल में जो है ना बेटे ये पीआईडी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। सो हम ये कह रहे हैं कि आपको इस तरह का आइडिया होगा कि फीमेल में थोड़ा सा यूटीआई की कॉम्प्लिकेशंस भी जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि प्रेटी स्ट्रेट यूरेथ्रा होती है, छोटी होती है, और पीआईडी और असेंडिंग है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूटी है। सो इसका मतलब वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये कंटिन्यूटी है। इनका जो ल्यूमन है इनका कंटिन्यूटी है, कोई भी इंफेक्शन असेंड करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है। सो अब हुआ क्या कि आप जब आपने इस फीमेल को इवेल्युएट करना शुरू किया, सो आपने देखा कि हस्बैंड जो है उसका, अब फिर आप अपने चैम्बर में बैठे, आपके पास कपल आया, आपने सबसे पहले हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराया, वो रिपोर्ट लेके आया एंड द रिपोर्ट इज नॉर्मल। अब आपको ऐसा लग रहा है कि दिस वुड बी बिकॉज ऑफ द फीमेल। अब आपने जब फीमेल को हिस्ट्री लेनी शुरू की तो उसने कहा कि उसके पेट में दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। हो सकता है किसी टाइम उसने कोई अबॉर्शन कराया हो, उसके बाद ये पेन रहता हो सकता है उसको कभी यूटीआई जैसी कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसके बाद उसको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता हो, बैक में भी पेन बता सकती है। इमीडिएटली आपके दिमाग में आया कि यार ये पीआईडी हो सकता है, और ये पीआईडी कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों फेलोपियन ट्यूब, सो आप जानते हैं फेलोपियन ट्यूब की कंटिन्यूटी होती है, सो फेलोपियन ट्यूब्स की कंटिन्यूटी होती है, ऐसा तो नहीं कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यहां पहुंच करके उसने ब्लॉक कर दिया किसको, फेलोपियन ट्यूब को, और बाइलैटरल ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब की वो वजह है जिसकी वजह से इस फीमेल में इनफर्टिलिटी है। क्या आपको बात समझ में आई? अब आपने एक टेस्ट किया, इस टेस्ट को आप हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी, हिस्ट्रोस्कोपी, किसी भी तरह से आपने टेस्ट किया और आपको यह पता चला कि फीमेल में दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, बाइलैटरल ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई फीमेल में, आपने इन्वेस्टिगेट किया फीमेल पार्टनर को और आपने कहा ये प्रॉब्लम है, बाइलैटरल ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब है। अब मुझे बताइए, अदरवाइज ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है। सो दिस फीमेल अदरवाइज इज हेल्दी, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज बाइलैटरल ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या सोच रहे हैं अब आप एज अ डॉक्टर? अब आप क्या सोचेंगे बताइए? देखो बेटे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बड़े ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, अभी आंसर देना रुक जाओ। आप ये जो गिफ्ट जिफ्ट कर रहे हो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म बताइए। सब आंसर दे रहे हैं, गिफ्ट जिफ्ट। मैं कह रहा हूं रुको, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मैं कह रहा हूं दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, आप गिफ्ट और जिफ्ट कैसे कर देंगे? आंख बंद करके काम कर रहे हो बेटे। क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है? देखो बेटे क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, क्या बताया आपको? क्या समस्या है बेटे? फेलोपियन ट्यूब क्या है? ब्लॉक्ड है। और आप बताए जा रहे हो बेटे, मैं रोक रहा हूं, आप कह रहे हो गिफ्ट जिफ्ट गिफ्ट जिफ्ट गिफ्ट जिफ्ट। इसीलिए पीछे एक नीट का क्वेश्चन आया था, उसमें मैं एक क्वेश्चन है, पता नहीं उसमें कैसे बच्चों ने वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, पता नहीं क्या, उसमें भी जिफ्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसमें भी जिफ्ट कर रहे हैं, जिफ्ट। और मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स का आंसर यही है बेटे, 70-80% बच्चों का आंसर भी यही आता है कि जी जिफ्ट कर देंगे। अरे भैया कैसे कर दोगे जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है? आपको मेरी बात समझ में आई है बेटे? अब आप क्या करेंगे, अब आपको यह समझ में आ गया कि ये ओवम तो प्रोड्यूस कर रही है फीमेल, ओवरी तो ठीक है, इसकी ओवरी ठीक है और यूट्रस भी ठीक है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इंप्लांटेशन भी है।
तो बड़े ध्यान से देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस फीमेल, शी इज प्रोड्यूसिंग ओवम। दूसरी चीज आपको पता है जी, ये इंप्लांटेशन के लिए साइट भी प्रोवाइड कर सकती है, इसका यूट्रस भी ठीक है। केवल प्रॉब्लम ये आ रही है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो ये वो साइट नहीं दे पा रही जहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये काम नहीं हो पा रहा है इसमें। मैंने ये कहा कि अब हम इस फीमेल में अब हम क्या करेंगे, इस फीमेल में हम क्या करेंगे, इस फीमेल में मल्टीपल ओव्यूलेशन इंड्यूस करेंगे। मल्टीपल ओव्यूलेशन इंड्यूस करेंगे कैसे, एफएसएच एनालॉग ले लेंगे। एफएसएच एनालॉग मल्टीपल ओव्यूलेशन आपने इंड्यूस किया फीमेल में, दिस फीमेल कैन प्रोड्यूस ओवम। सो आपने मल्टीपल ओव्यूलेशन इंड्यूस किया, सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं, एफएसएच एनालॉग लिया। एक ड्रग और आती है क्लोमिफेन साइट्रेट, जब आप एमबीबीएस में जाएंगे सीखेंगे, उसका भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिजीम्स विच कैन बी इंड्यूस्ड, ताकि एक से ज्यादा फॉलिकल डेवलप हो। फिर आप सीरियल अल्ट्रासाउंड करेंगे, और अल्ट्रासाउंड करके आपको पता है कि एक जो टर्शरी फॉलिकल होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, उसका एक साइज होता है 20-22 mm का होता है मोस्ट लाइकली, आई थिंक आई एम करेक्ट, 22 से 24 mm के करीब का साइज होता है, जिस टाइम पर आपको ये लगता है कि ये जो है अब डोमिनेंट फॉलिकल है, ये काफी ज्यादा बन चुका है और अब ये रप्चर होने वाला है। और उस टाइम पर फिर आप टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन कंट्रोल करने के लिए कि ओव्यूलेशन किस टाइम होगा, एक HCG का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली ये काम LH से होता है, लेकिन LH का क्योंकि इंजेक्शन नहीं आता, LH जैसा HCG है, उससे आप टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर डोज होती है HCG की, जो फीमेल को दी जाए तो उसके करीब 30 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन होना चाहिए। और ओव्यूलेशन होने से पहले ही ट्रांसवेजाइनली आप एक नीडल को इंसर्ट करके और सक कर लेते हैं, इसे कहते हैं ओवा रिट्रीवल। और ओवा को रिट्रीव कर लेते हैं। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि ओवा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। सो आपने क्या किया, ओवा रिट्रीवल किया थ्रू द वॉल ऑफ द वजाइना, रीच द ओवरी, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सम रेडियोलॉजिकल टेक्निक आपने उसको मैनिपुलेट करके, और इससे पहले कि ओव्यूलेशन होता आपने HCG कुछ देर पहले लगाया था, आपको पता था कितनी देर में रप्चर होने वाला है ग्राफियर फॉलिकल, इससे रप्चर से पहले ही आपने ओवा को रिट्रीव करके मीडियम में रख दिया। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये काम आपने फीमेल में किया। अब आपने क्या किया कि यहां पर जो मेल है, बिकॉज द मेल वॉज नॉर्मल, सो आपने उसका सीमन कलेक्ट करके उसके स्पर्म्स को प्रोसेस किया। अब आपने फर्टिलाइजेशन करानी है बॉडी के बाहर, और इसीलिए क्योंकि आप एक ग्लास जैसी चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं IVF। अब जो आप स्टेप करेंगे, इस स्टेप को IVF कहते हैं। दिस इज फर्टिलाइजेशन। ये बॉडी के बाहर हो रही है, एक मीडियम में हो रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। इस स्टेप को कहते हैं IVF। अब IVF करने का तरीका क्या है? IVF करने का तरीका यह है कि सेकेंडरी oocyte के साथ में या तो 75,000 स्पर्म्स को करीब करीब छोड़ दीजिए इंक्यूबेटर के अंदर, या फिर एक ही स्पर्म को उठा करके अगर आपने इंश्योर करना है तो साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर दीजिए। सो आपने क्या कर दिया, ICSI। ये आप क्या कर रहे हैं बेटे, IVF। दो तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे ये शब्द समझ में आ गया, मुझे ये सब शब्द समझ में आ गया। जैसे DNA फिंगर प्रिंटिंग में सदर्न ब्लॉट एक्चुअली एक स्टेप है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, उसमें IVF का मतलब एक्चुअली इन विट्रो, इन वीवो नहीं जो आप लोग कह रहे हैं, इन विट्रो, बॉडी के बाहर मीडियम में किसी ग्लास के अंदर मैं ये क्या कर रहा हूं बच्चे, फर्टिलाइजेशन करा रहा हूं। और मैं पढ़ चुका हूं चैप्टर नंबर 1 से क्लास 12 के, फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद कीजिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था टेस्ट सीरीज में। सो मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल इवेंट है फर्टिलाइजेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन में आती है, इसीलिए आप हर बार कोशिश ये कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इंश्योर किया जाए। इसीलिए आपने IUI उसी टाइम किया था जिस टाइम पर ओवा के होने के चांसेस थे। और यहां पर आप इस ICSI से क्या इंश्योर कर रहे हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि आप एक सिंपल माइक्रो इंजेक्शन से एक सिंगल स्पर्म को इंसर्ट कर देंगे इनटू द ooप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte आपने डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया। और आपने कहा कि जी ये फर्टिलाइजेशन अचीव हो गई, ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस था, ये हमने कर दिया। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसके बाद में आपने इसको डेवलप होने दिया। अब आपने इसको डेवलप होने दिया, फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि याद रखना बेटे, बाइलेटरल ब्लॉकेज है फेलोपियन ट्यूब। यहां पर 8 सेल और 8 सेल से ज्यादा वाला काम मत सोचना शुरू करना। अभी ये एग्जाम में गलती करा दूंगा मैं आपसे, आप मेरी बात समझिए। यहां पर अब आप देखिए, यहां पर आप ये मत कहना कि जी 8 सेल से कम में मैं फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दूंगा जाइगोट, और 8 के ऊपर सर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, 8 से कम जिफ्ट कहते हैं। तो 8 तक नहीं किया तो जिफ्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे बेटे, बाइलेटरल ब्लॉकेज है फेलोपियन ट्यूब की। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहां ये गलती मत करना एग्जाम में।
सो क्योंकि अगर बायलैटरल ब्लॉकेज है तो आप इसे एक पर्टिकुलर स्टेज तक ले जाएंगे, वो नंबर 8 से ज्यादा होगा और आप इंट्रा यूट्राइन प्रो एम्ब्रायो का ट्रांसफर करेंगे। सो आपने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर किया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर किया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, क्योंकि एक आपने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर किया, एम्ब्रायो ट्रांसफर कहते हैं इसको, उसका इंप्लांटेशन नॉर्मल नहीं हो रहा क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से डेवलप होकर नहीं आ रहा, तो उसके इंप्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए आप एक से ज्यादा एम्ब्रायो क्या करते हैं बेटे, ट्रांसफर करते हैं। सो नॉर्मली एक नहीं करते, नॉर्मली 3 करते हैं। यस, एक रिस्क फैक्टर है कि तीनों इंप्लांट हो जाए। सो ये भी हो सकता है 3 में से 2 इंप्लांट हो और इसकी भी फिर या फिर एक ही हो, तो आप कम से कम एक इंप्लांट हो, इसके लिए नॉर्मली आप 3 एम्ब्रायो को ट्रांसफर करते हैं। ये भी कोई डिक्टम नहीं है, हर एक सेंटर का अपना एक सिस्टम है, हर एक डॉक्टर का अपना एक नजरिया है, अपना एक एक्सपीरियंस होगा, वो डिसाइड करता है कि कितने एम्ब्रायो ट्रांसफर करने, उसके हिसाब से किस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन हम इतना बड़ा काम कर दें बेटे, इतनी बड़ी साइकिल में इतना बड़ा काम करें और उसका रिजल्ट फिर ये हो जाए कि प्रॉपर बेटे कंसेप्शन ना हो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी ड्रेनिंग फाइनेंशियली एज वेल एज बेटे मेंटली। सो इसीलिए आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आए, इसीलिए आपने ICSI इस्तेमाल किया कि कम से कम फर्टिलाइजेशन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो पूरी तरह से कर दी जाए। इसीलिए ये जो गिफ्ट वाली जो चीज है वो आजकल की नहीं जाती बेटे। अगर आप जाकर के देखेंगे, इंटरनेट पे जाके देखेंगे, तो वेरी वेरी फ्यू केसेस ऑफ गिफ्ट आर बीइंग डन इन दी वर्ल्ड। ये किताब जो है 2006 से बहुत पहले की लिखी हुई है, तब की बात अलग होगी बेटे। अब गिफ्ट जो है ज्यादा लोग करते नहीं, क्योंकि गिफ्ट से बेटर क्या है बेटे, जिफ्ट है। अगर फेलोपियन ट्यूब खुली है तो गिफ्ट बेटे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि दोनों ओवम और स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाए और उसके बाद भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल इवेंट है। सो बेटर है कि अगर आपने यही काम करना है तो जिफ्ट कीजिए। सो अनएक्सप्लेन्ड कोई कॉज है। देखिए, जिफ्ट की अब कंडीशन कहां पर आती है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि क्यों है ये इनफर्टिलिटी, क्यों है। तो आपने क्या कहा कि हो सकता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी हो, फर्टिलाइजेशन की हो। ओवा निकालिए, जिफ्ट आप IVF कराइए और IVF करने के बाद में, क्योंकि अब फेलोपियन ट्यूब क्या है, पेटेंट है, जिफ्ट कीजिए। अब अपने आप डेवलप होकर के ये किस में आएगा, यूट्रस में, इसके इंप्लांटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो जिफ्ट बेटर है गिफ्ट से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज एंश्योर्ड। Zift is better than gift because fertilization is ensured, and Zift if possible will be better than intrauterine transfer because the chances of implantation will be high. But if there is bilateral blockage of fallopian tube, then you do IVF and embryo transfer into the uterus, and you do multiple of them so that at least one of them gets implanted. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? A female has fibroid uterus. Fibroid एक benign tumor होता है यूट्रस का। तो फाइब्रॉइड बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती थी, डॉक्टर को यूट्रस हटाना पड़ गया, तो इसे कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। सो अदरवाइज बिल्कुल ठीक है, द फीमेल इज ओके, ओवरी इज ओके, ओवरी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी कैन प्रोड्यूस ओवम, एंड द प्रॉब्लम इज दैट शी कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लांटेशन साइट। सो एक तो मैंने डिजीज बता दी, और भी कोई वजह हो सकती है। इस केस में आप क्या करना चाहेंगे? द हस्बैंड इज ओके, the wife is okay, the problem is that the site of implantation is not available. Now this is very easy, है ना? अब आपको समझ में आ गया, this would be surrogacy. So this would be surrogacy. आपने क्या किया, इससे फीमेल से ओवम लिया, हस्बैंड से स्पर्म लिया, ICSI कराया और सरोगेट में जिफ्ट कर दिया, और सरोगेट में जिफ्ट कर दिया। देयर वुड बी ELSI, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, एंड वो बहुत सारे होंगे बेटे, उसका ध्यान रखते हुए, अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस तरह के केसेस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सरोगेसी को इस्तेमाल कर सकते हैं।